हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एमरजेंस ऑफ सोशोलॉजी के बारे में। सोशोलॉजी का एमरजेंस कैसे हुआ। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, शोभा शर्मा। लेट्स सी व्हाट्स देयर इन दिस वीडियो। आपने कभी ये सोचा है कि ह्यूमन हिस्ट्री में कभी सोशोलॉजी के बारे में फ़र्स्ट थॉट कब आया होगा? क्या उस जब से सोशोलॉजी का एमरजेंस हुआ है उससे पहले क्या कभी किसी ने सोसाइटी को स्टडी नहीं किया हुआ होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देयर वर डेलिब्रेशंस मेड ऑन सोशोलॉजी and there were discussion about society also in the work of Aristotle, प्लाटो का रिपब्लिक में आप पढ़ सकते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बहुत सारी जगह पर सोसाइटी के बारे में उन्होंने पूरा एलाबोरेट करके काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, इवन इन मनुस्मृति ऑल्सो। लेकिन अगर हम सिस्टमेटिक एस्टेब्लिशमेंट मतलब फॉर्मल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सोसाइटी की बात करें तो वो यहाँ नहीं हुआ। उसके बारे में हमें बात करने के लिए बात करनी होगी डार्क एजेस। व्हाट वर डार्क एजेस? डार्क एजेस कौन सा पीरियड था? बेसिकली ये फॉल ऑफ रोमन एम्पायर से लेकर और रिनाइसेंस के आने तक के बीच का जो पीरियड था उसको डार्क एजेस कहते हैं। इसे डार्क एजेस ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा सोशल लेवल प्रेजेंट था, इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा थी, फ्यूडल स्ट्रक्चर था, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स और इवन साइंटिफिक आइडियाज़ के बहुत ज़्यादा कमी थी, इनोवेशंस बहुत कम था। सो दैट्स वाई इट वॉज रेफर्ड एज डार्क एजेस। इवन लिटरेरी वर्क नहीं था। देन इट कम्स टू एनलाइटनमेंट। व्हाट वाज एनलाइटनमेंट? बेसिकली कि उस टाइम पर बहुत ज़्यादा लिटरेचर सामने आने लगा, आर्ट्स में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुए, न्यू थिंकर्स वर एमर्जिंग, कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल नॉलेज में बहुत ज़्यादा इन्हांसमेंट होने लगा। सो that's how modernity came, and even we have seen the video about this, and I will give you the link in the description box. In this video I taught that how I told you that how modernity led to enlightenment, how this social change led to enlightenment. After the end of dark ages के ख़त्म होने के बाद एनलाइटनमेंट जो कि हमारा मॉडर्निटी एंड सोशल चेंज की वजह से आया, हमें मिला, उसकी वजह से रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, रेवोल्यूशनरी इवेंट्स कुछ हुए, जैसे कि कॉमर्शियल रेवोल्यूशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। एंड ऑल दीज इवेंट्स कॉज्ड सोशल चेंजेस। बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगे सोसाइटी में, जिनकी वजह से कुछ चेंज, नेचर जो था उन चेंजेस का बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शंस में भी था, मतलब सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। देयर वर फॉल आउट्स ऑफ मॉडर्निटी ऑल्सो, देयर वर पैराडॉक्सिकल चेंजेस इन सोसाइटी, एंड दैट्स हाउ सच थिंकर्स लाइक हर्बर्ट स्पेंसर, ऑगस्ट कॉम्टे, एमाइल डर्केम, ये सभी के सभी थिंकर्स जो थे, इनका बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ कि क्या इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए क्या सॉल्यूशन है। एंड in search of the solution, there was change in their intellectual orientation. They were not just studying society, they were studying society with the help of some scientific methods, with the help of some sciences, like some methods of natural sciences also. एंड दैट्स हाउ देयर वॉज कन्फ्लिक्ट ऑल्सो, कि बहुत ज़्यादा थ्योरीज आने लगी। बाकी अलग जो थिंकर्स थे वो भी आए जिन्होंने नेचुरल साइंसेस को नेगेट किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, सोशियोलॉजी कैन बी अंडरस्टूड विदाउट साइंटिफिक, without the methods of natural sciences, and that's how the emergence of sociology happened. It was due to Renaissance, that new awakening over different aspects of society. Let's see what were the changes in various revolutions. What happened? What were the changes? What social changes were emerged? सो फर्स्ट थिंग वॉज कि जैसे ही कॉमर्शियल रेवोल्यूशन आया, कोलंबस जो था, जो 1492 में अमेरिका की तरफ चला गया, और वास्को डी गामा 1498 में इंडिया की तरफ आ गया था। तो इन्होंने खोज की और सारा वर्ल्ड जो है वो ग्लोबलाइज्ड, मतलब पूरा एक वर्ल्ड, कनेक्टेड वर्ल्ड होने लगा। ट्रेड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। ट्रेड के इंक्रीज़ होने से वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हुआ। वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन in European society happened, and that's how, because of expansion in trade and commerce, and that's how cultural exchanges also prevalent, means cultural exchanges होने लगे, because आर्ट का, आर्टिफैक्ट्स का, थिंग्स, एजुकेशन, लर्निंग, ये सब चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह आने जाने लगी। तो फिर इसकी वजह से बहुत ज़्यादा कल्चर में चेंजेस आए एक दूसरे के प्लेसेस में। and new economic institutions emerged, like you can say secondary social economic institutions emerged, like banking,
और बैंकिंग की वजह से क्या होता है कि क्रेडिट, बहुत ज़्यादा क्रेडिट का एक्सपेंशन होने लगता है मर्चेंट क्लास को, या यू कैन से थर्ड स्टेट को बहुत ज़्यादा क्रेडिट मिलता है, जिसकी वजह से एट द एंड स्ट्रैटिफिकेशन में चेंजेस आते हैं। स्ट्रैटिफिकेशन मीन्स टू से सोशल मोबिलिटी, एक स्टेटस से लेकर दूसरे स्टेटस में लोगों का जाना एंड देयर रैंक का चेंज होना। एंड यू कैन से दैट न्यू क्लास, दैट मिडिल क्लास emerged also with the growth of companies और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, दिस क्लास emerged क्योंकि इनके पास थोड़ा बहुत फ्यूडल सोसाइटी से, ये जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी में, मतलब फ्यूडल सोसाइटी में जब ये लोग ज़्यादा ट्रेड में आने लगे तो इनका न्यू मिडिल क्लास emerged and that's how stratification impacted। चर्चली अथॉरिटी जो कि जैसे सी पार करने को मना करती थी या उनके कुछ अपने ऑर्थोडॉक्स रीजंस थे, तो चर्चली अथॉरिटी का डिक्लाइन होने लगा और चर्चली अथॉरिटी के डिक्लाइन से मोनार्क की पोजीशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हुई। एंड दैट्स हाउ द चेंजेस इन वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स अकर विद द फंक्शनल नीड। मतलब जो वैल्यूज़ और नॉर्म्स में जो चेंजेस आ रहे थे उनकी फंक्शनल नीड थी सोसाइटी में, और साथ में रिनाइसेंस, मतलब दैट न्यू अवेकनिंग और रीअवेकनिंग ऑफ द सोसाइटी, इट ऑल लेड टू द साइंटिफिक रेवोल्यूशन। साइंटिफिक रेवोल्यूशन होने से क्या हुआ, साइंस में, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आने लगे, मटेरियल कंडीशंस चेंज हुई, लोगों की नॉन मटेरियल कंडीशंस चेंज हुई। नॉन मटेरियल कंडीशंस मतलब लोगों का एटीट्यूड चेंज होने लगा, लोगों का जो विश्वास था वो अब कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स के ऊपर डेवलप होने लगा। लोग एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस को क्वेश्चन करने लगे, वाई इज़ गॉड, या फिर अपनी बॉडी के ऊपर की आत्मा है या क्या है, उसके बायोलॉजिकल इनोवेशंस हुई कि ऐसे हमारे अंदर हार्ट होता है, ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ऑर्गन्स का। ये सब बातें जब सामने आई तो तब दैट्स हाउ इट आल्सो चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ थिंकर्स। इवन हर्बर्ट स्पेंसर, उन्होंने स्पेंसर SPENCER स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर ने ऑर्गेनिक इवोल्यूशन थ्योरी भी दी 14th to 16th सेंचुरी में। इसको ठीक कर लेना आप यहाँ से। इसके बाद में 1715 से लेकर और 1789 तक जब हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, इसके बीच में बहुत ज़्यादा चेंजेस वाला पीरियड था ये। इसके बीच में काफ़ी सारे चेंजेस आए सोसाइटी में, रिनाइसेंस हुआ, इंटेलेक्चुअल ओरिएंटेशन में शिफ्ट हुआ, लोग जो थे वो मोनार्क या फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट की अथॉरिटी को क्वेश्चन करने लगे। थर्ड स्टेट का पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ होने लगा। थर्ड स्टेट में जैसे कौन लोग होते हैं, लाइक कॉमनर्स, मर्चेंट्स, वर्कर्स, पीजेंट्स। इन सेकंड स्टेट नोबिलिटी। इन फर्स्ट स्टेट क्लर्गी, बिशॉप्स, आर्क बिशॉप्स, प्रीस्ट। एंड दैट्स हाउ with the increased participation of the masses of lower strata, the French Revolution occurred in the society. So in this French Revolution we can see that there was a huge participation of third state, और इस रेवोल्यूशन के साथ साथ मोनार्की का भी अबॉलिशमेंट हो गया था। यहाँ पर हमारे बहुत सारे चेंजेस हुए, स्पेशली पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिले। सोसाइटी का डेमोक्रेटाइजेशन होने लगा, अबॉलिशन ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ क्लर्गी, नोबिलिटी, स्टेट सिस्टम। जो क्लर्गी के पास प्रिविलेजेस थी, क्लर्गी, नोबिलिटी, स्टेट सिस्टम, जो हायर स्ट्राटा था उनका अबॉलिशन होने लगा। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सोसाइटी की वजह से जो फंडामेंटल राइट्स आए, लाइक एंड इवन सम वैल्यूज़ वर एडेड, लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, रिपब्लिक, सेकुलरिज्म, सच टाइप ऑफ वैल्यूज़ ऑल्सो इमर्ज्ड। बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल स्फेयर में चेंज आया इस पीरियड में। इवन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट्स हुए काफ़ी। इवन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टी, लोग लैंड से मनी की तरफ जाने लगे। इट स्ट्रेंथन्ड बर्जुइज क्लास। सोशल डिसऑर्डर हुआ, इनस्टेबिलिटी डिस्टर्ब थिंकर। इस सोशल डिसऑर्डर की वजह से थिंकर्स फिर से डिस्टर्ब हुए कि ये सब मीन्स दे वांटेड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दिस ऑल इंस्टेबिलिटी, कि मॉडर्निटी के साथ साथ ये सब प्रॉब्लम्स कैसे हैं और इनका क्या सॉल्यूशन होगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो मिड 18th सेंचुरी में हुआ, इस टाइम पर फैक्ट्री सिस्टम बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुआ। लोग हैंडमेड से, मतलब मैनुअल मोड से मशीन मेड में आने लगे। इसमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन होने लगा, मार्केट के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए, सरप्लस के लिए। जो पहले सिर्फ अपने कंजम्पशन के लिए होता था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सरप्लस और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के लिए बातचीत होने लगी। एंड इवन देयर वाज एक्सपेंशन, इट वाज सीन दैट देयर वाज एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम।
बैंकिंग सिस्टम में चेंजेस आए, इवन इंश्योरेंस कंपनीज, फाइनेंस कॉर्पोरेशंस. So basically it included all economic structures. It emerged. New classes emerged with the changes in banking system and economic structure, like industrial working class आ गई, managerial class आ गई, capitalist class आ गई. Status of peasants. जो peasants पहले लेबर थे, मतलब एग्रेरियन मोड में लेबर थे, नाउ दे बिकेम लेबर इन इंडस्ट्रियल मोड. सो रेट ऑफ मोबिलिटी इंक्रीज, यू कैन से हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी इंक्रीज, कि वो एक मोड ऑफ प्रोडक्शन से दूसरे मोड ऑफ प्रोडक्शन की तरफ मोबाइल हो रहे थे. देयर वॉज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होने लगा, क्योंकि इंक्रीज पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, लेबर की ज़रूरत थी, माइग्रेशन हुआ, माइग्रेशन की वजह से अर्बनाइजेशन इमर्ज हुआ. There were wide socio-economic disparities because of imbalance in population and due to factory system. Factory system में होने की वजह से जो repetitive work और assembly lines and all, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा alienation देखने को मिला. Alienation from self, alienation from matter and alienation from society also. We will talk about it more in Karl Marx वाला जो chapter है उसमें. With this alienation, exploitation of labor started in order to enhance the profit of the capitalist. Women का exploitation, children का exploitation, diseases, pollution, inequality, काफ़ी सारे ऐसे जो fallouts थे, ऐसे constraints थे, वो आने लगे, emerge हुए. और जो चेंजेस कॉमर्शियल रेवोल्यूशन एंड साइंटिफिक रेवोल्यूशन में स्टार्ट होने शुरू हुए थे, दे वर क्रिस्टलाइज्ड बाय फ्रेंच एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एंड दैट्स हाउ विद द चेंज इन इंटेलेक्चुअल ओरिएंटेशन emergence of sociology occurred. Thank you for watching this video. I hope that you like my video, and we will see in the next video what's new there.